This test holds when price index, product of price index and quantity index, when product of price index and quantity index is equal to value index, This test holds when the product of price index and quantity index is equal to value index. इसका मतलब P01 multiplied by Q01 equal to V01. P01 multiplied by Q01 equal to P01. V01 का मतलब है सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0. दिस इज V01. ये आना चाहिए भाई लास्ट में. ये जब भी आएगा इसका मतलब ये क्या आएगा आपका फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को फॉलो करेगा. ओनली फिशर follows this test. Only Fisher follows this test. केवल फिशर इसको फॉलो करता और कोई नहीं करता. ओनली फिशर इंडेक्स फॉलो दिस टेस्ट. अब देखो फिशर किस किस को करता है वो भी समझ लेते हैं अपन. फिशर यूनिट को करता है, टाइम रिवर्सल को करता है, फैक्टर रिवर्सल को करता है. ये तीन को करता है इसलिए हम इसको आइडियल इंडेक्स बोलते हैं. क्लियर है? ये बताऊं कैसे फॉलो करता है फैक्टर रिवर्सल. भाई यदि मैं P01 निकालूं, P01 इंटू Q01, देखो निकाल के बताता हूँ. P01 का लेस पीरियड क्या होगा सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 और इसका पास से क्या होगा सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1. ये तो ले रहा है P01 हो गया भाई. अब क्वांटिटी इंडेक्स की बात करें सिग्मा Q1 अपॉन सिग्मा Q0 P0 ये लेस पीरियड हो गया और सिग्मा Q1 अपॉन सिग्मा Q0 P1 ये पास से हो गया. अब देखते हैं भाई ध्यान से देखो ये इससे कैंसिल हो गया, ये आपका इससे कैंसिल हो गया, ये दो बार आ रहा है तो स्क्वायर रूट लेंगे तो सिग्मा P1 Q1 और ये भी दो बार आ रहा है तो सिग्मा P0 Q0 किसके इक्वल आ गया वैल्यू इंडेक्स के इक्वल आ गया. तो फिशर फॉलोज फैक्टर रिवर्सल टेस्ट. फिशर जो है वो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को फॉलो करता है. यहां तक कोई दिक्कत किसी को? तो फिशर विल फॉलो द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट. फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को फॉलो करता है. और ये जो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट ये एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट होता है भाई. एक मिनट सॉरी रुको सॉरी सर्कुलर टेस्ट होता है फैक्टर रिवर्सल को अभी बता देंगे उसको. तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट तो ये होता है कि जब आपका प्रोडक्ट ऑफ प्राइस इंडेक्स एंड क्वांटिटी इंडेक्स दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टर और आपका वैल्यू इंडेक्स आएगा. ये हमारा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट होता है. अब फाइनली हमारा जो चौथा है वो है सर्कुलर टेस्ट. लास्ट टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, सर्कुलर टेस्ट. सर्कुलर टेस्ट इसमें लिखना it is concerned with
the measurement of, it is concerned with the measurement of price changes over a period of time, over a period of years, when it is desirable to shift the base. अभी shifting of base बताऊंगा मैं. When it is desirable to shift the base. This is the extension of, this is the extension of टाइम रिवर्सल टेस्ट. फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट का एक्सटेंशन है. दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट. द सिंपल, ये याद रखना पड़ेगा, द सिंपल ज्योमेट्रिक मीन, द सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव एंड वेटेड एग्रीगेटिव and weighted aggregative with fixed weights meet this test. ये दो इसको टेस्ट को मीट करते हैं. with fixed weight meets this test. तो ये याद रखना है. and this is the extension of time reversal test. ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा इसमें. Circular test is an extension of time reversal test और simple geometric mean of price relative एक तो ये follow करेगा. and weighted aggregative with fixed weight, weighted aggregative with fixed weight meets this test. ये इस टेस्ट को फॉलो करेंगे. तो ये चार टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी है. यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, तीनों को आपको फिशर फॉलो करता है, इसलिए उसको आइडियल इंडेक्स बोलते हैं. चौथा वाला फिशर नहीं करता, सर्कुलर टेस्ट को फिशर फॉलो नहीं करता, उसको सिर्फ ये करेगा जो लास्ट में मैंने लिखा है. और जो आपका सर्कुलर टेस्ट है वो एक्सटेंशन है आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट. तो ये हमारे टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी हो गए. अब देखो यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कंज्यूमर इंडेक्स. ठीक है, उस कंज्यूमर इंडेक्स के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा. ये आपके बुक में भी नहीं है, लेकिन उस पर क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं वो चीज समझनी पड़ेगी. वो है कंज्यूमर इंडेक्स. अब कंज्यूमर इंडेक्स पे किस तरह की प्रॉब्लम आती है वो समझते हैं. एक सेकंड रुको. कंज्यूमर इंडेक्स, प्रॉब्लम इजी है. एक बार अभी मैं करके बताऊंगा, अपना क्लियर हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं. लेकिन आपको उसको देखना पड़ेगा कि किस तरह से करना है. पहली प्रॉब्लम, the monthly income of an employee was, the monthly income of an employee was rupees 8,000 in 2014. The consumer price index was, the consumer price index was 160 in 2014, which rose to 200 in 2017. If he has to be rightly compensated, he has to be rightly compensated. The additional DA to be paid him in 2017 would be
कितना उसको एडिशनल डीए मिलेगा 2017, उसको एडिशनल डीए कितना मिलेगा। इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे करते हैं, बड़ा इजी सा कंसेप्ट है, अभी आपको समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। भाई इंडेक्स नंबर आपका 160 से 200 इंक्रीज हो गया, इंडेक्स नंबर आपका 160 से, इंडेक्स नंबर आपका 160 से 200 हो गया, और आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और आपका सैलरी 2014 में आपका कितना था 8000, और उसको एक्स। भाई जब 160 इंडेक्स था तो सैलरी थी 8000, और जब इंडेक्स 200 हो गया तो आपकी सैलरी कितनी होगी, तो वो निकालना है। तो इंडेक्स का रेशियो अपॉन सैलरी का रेशियो, तो हमारा एक्स का वैल्यू आ गया 8000 इंटू 200 डिवाइड बाई 160। निकालना कितना आ रहा, डीए, अरे डीएनएस अलाउंस, डीए मतलब डीएनएस अलाउंस, डीए नहीं मिलता है क्या, जो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनको डीए मिलता है ना, वो ये डीएनएस अलाउंस। हाँ बोलो, 8000 इंटू 2 10,000 आ गया, तो 10,000 आ गया, तो कितना एडिशनल डीए मिलेगा भाई, 8000 तो मिल ही रहा है, तो एडिशनल डीए कितना मिलेगा, एडिशनल डीए मिलेगा आपको 2000। सो व्हाट विल बी द एडिशनल डीए 2000। आया समझ में, ये प्रॉब्लम क्लियर है, किसी को दिक्कत है इसमें, ऐसे निकालना है बेटा, इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। एक और करते हैं, एक और बताता हूँ, देखो net monthly salary of an employee was, next problem, net monthly salary, net monthly salary of an employee was rupees 3000 in 1980. The consumer price index number in the consumer price index number in 1985 is 250, with 1980 as base year, with 1980 as base year. If he has to be rightly compensated, the DNS allowance DA to be paid to the employee, to the employees. बोलिए कितना डीएनएस अलाउंस उसको मिलेगा। अब देखो ये 250 100 तो बेस ईयर 1980 में, 1985 में 250, सैलरी है 3000, और ये एक्स, तो एक्स हो गया 7500, एक्स कितना हो गया आपका 7500, तो कितना एडिशनल मिलेगा भाई, कितना डीएनएस अलाउंस मिलेगा उसको, कितना मिलेगा 4500, सो डीएनएस अलाउंस मिलेगा उसको 4000। क्लियर है, क्लियर है, बेस 100 एज्यूम करते हैं, बिल्कुल 100%। जब भी बेस ईयर का नहीं गिवन होगा, बेस ईयर बोलते ही, यदि आपको है तो उसको 100% करते हैं। क्लियर,
तो इस तरह से हम ये प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। और देखो अब जैसे कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम भी पूछी जाती है, देखो द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइजेस ऑफ प्लेस इन द ईयर, द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइजेस एट अ प्लेस in the year 2008 is 225 with 2004 as the base year. Then there is अब कितना परसेंट इंक्रीज हुआ बेटा, ये पूछा है। बेस ईयर से 225 हो गया, तो 2004 से 2008 में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है बताओ मुझे। भाई बेस ईयर का तो 100 मानेंगे हम, 100 से 225 हो गया, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है बेटा, बोलो बताइए ना बेटा। कोई भी नहीं बोल रहा है क्या? 125%, बिल्कुल सही है ना, क्या दिक्कत आ रही है? 125% इंक्रीज फ्रॉम द बेस ईयर, इसका आंसर जाएगा 125% इंक्रीज हो गया बेस ईयर से। क्लियर है? क्लियर है? So there will be 125% increase from the base year. तो बेटा ये सारी प्रॉब्लम ऐसे की ऐसे ही होगी जितनी भी मैंने बताई है आपको। अब जैसे मैं एक और बोलता हूँ, एक और देख लो। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द ईयर 1977 was 313 with 1960 as the base year. Base year. The average monthly wages, the average monthly wages in 1977 of the workers is rupees 160. Find the real wages. Real wages का मतलब 1960 का निकालना है। Find the real wages. 1960 की प्राइस निकालनी है। चलो निकाल के बताइए 1960 में कितना रहेगा, 1960 में कितना रहेगा निकाल के बताओ। 19, अब इस बार 1977 की प्राइस गिवन है आपको और 1960 का प्राइस निकालना, बोलिए। अरे निकालो ना बेटा, क्या कर रहे हो, इतना टाइम लगाओगे क्या, इसमें है क्या जो भाई बेस ईयर 1960 है, 1960 बेस ईयर है, इंडेक्स है आपका 100 और इसकी प्राइस है आपकी, वेजेस है आपका x, 1977 313 और वेजेस है 160। अब बोलो भाई x की वैल्यू क्या आएगी, 51.11, बिल्कुल सही है। सो x इसका रियल वेजेस हो गया 51.11, सो दिस इज द रियल वेजेस 51.11। क्लियर है? तो ये एक तरह की प्रॉब्लम और आती है जिसमें हमें इस तरह का पूछा जाता है, ये एक तरह की प्रॉब्लम और पूछी जाती है जिसमें ऐसा पूछा जाता है। चलिए अब इसमें छोटे छोटे 2-3 पार्ट हो रहे हैं, वो और बता देता हूँ और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अभी। इसके बाद हम बात कर रहे हैं चेन इंडेक्स की। चेन इंडेक्स नंबर 2-3 पार्ट है,
और बता देता हूँ और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा सबसे पहले हम बात कर रहे हैं चेन इंडेक्स। चेन इंडेक्स, अब चेन इंडेक्स क्या होता है ये चीज समझिए। चेन इंडेक्स का फॉर्मूला, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाएगा आपका चेन इंडेक्स का। चेन इंडेक्स इक्वल टू लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर। अभी बताऊंगा लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर divided by 100. This is chain index. Link relative of current year, chain index of previous year divided by 100. अब लिंक रिलेटिव कैसे निकालेंगे, चेन इंडेक्स कैसे निकालेंगे, देखो समझो। सपोज ईयर और आपको कुछ डाटा गिवन है, प्राइस गिवन है भैया। मैं ले रहा हूँ 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 और 2000 इनकी प्राइस है। ये प्राइस यहाँ पर मैं निकालूंगा लिंक रिलेटिव और यहाँ निकालूंगा चेन इंडेक्स। प्राइस है आपकी 50, 60, फिर है 62, 65, 70, 78, 82, 84, 88, 90। अब देखो लिंक रिलेटिव बड़ा इजी सा काम है। ये 100, 60 डिवाइड बाय 50 सबका लिंक रिलेटिव, मतलब पिछले वाले से कितना रिलेटेड है उसको बोलते हैं लिंक रिलेटिव। 60 डिवाइड बाय 50 इंटू 100 निकालना लिंक रिलेटिव। 60 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100 120, ठीक है। फिर 62 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100, 62 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100। अरे 124 कैसे हो गया यार बेटा, उससे क्यों निकाल रही है? 103.33 बिल्कुल सही है, 103.33। बेटा पिछले वाले से निकालते हैं लिंक रिलेटिव। 65 डिवाइडेड बाय 62 इंटू 100, 65 डिवाइडेड बाय 62 इंटू 100, 104.8 बिल्कुल सही है। 70 डिवाइडेड बाय 65 सबका लिंक रिलेटिव निकाल के बताओ। 70 डिवाइडेड बाय 65 अब मैं लिख देता हूँ सारे। 107.67 के करीब आ रहे हैं। तो ये आ रहे हैं आपके 111.4, फिर आ रहा है 105.1, फिर आ रहा है 102.4, फिर आ रहा है 104.8 और फिर आ रहा है 102.3। ज्यादा कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? लिंक रिलेटिव में किसी को दिक्कत है? लिंक रिलेटिव कैसे निकालते हैं बेटा? किसी को लिंक रिलेटिव निकालने में दिक्कत है? और लिंक रिलेटिव निकालने के बाद चेन इंडेक्स कैसे निकालेंगे समझना। इसका चेन इंडेक्स पहले का 100 मानिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100, 120। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 निकालो। नेक्स्ट वाले का चेन इंडेक्स 103.33 मल्टीप्लाइड बाय 120 डिवाइड बाय 100, 103.33 मल्टीप्लाइड बाय 120 डिवाइड बाय 100। अरे 75 कैसे आ गया? मेरे को समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा। अरे 103.33 मल्टीप्लाइड बाय 120 डिवाइड बाय 100। यस 123.9 मतलब 124। क्या कर रहे हो यार? फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 निकालो। 124 इंटू 104.8 डिवाइड बाय 100। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100। 104.8 मल्टीप्लाइड बाय 124 डिवाइड बाय 100 कितना आ रहा है?
129.95 बिल्कुल सही है। अब अगला वाला बताओ चेन इंडेक्स। अगला वाला चेन इंडेक्स बताइए 107.7 मल्टीप्लाइड बाय 129.95 डिवाइड बाय 100। बोलिए बताइए। 139.95 बिल्कुल सही आ रहा है। नेक्स्ट वाला चेन इंडेक्स बताओ। नेक्स्ट वाला चेन इंडेक्स बताओ। बोलते चलो जल्दी जल्दी। नेक्स्ट वाला चेन इंडेक्स 155.90। ठीक है अगला बोलो। अगला नेक्स्ट 163.7 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट 102.167.6। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट चेन इंडेक्स नेक्स्ट चेन इंडेक्स 175.67 और लास्ट ठीक है। ये हमारे चेन इंडेक्स हो गए। अब मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ चेन इंडेक्स क्या होता है। दोबारा हम समझते हैं। लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय 100। लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय 100। ये हमारा चेन इंडेक्स होगा। ये हमारा चेन इंडेक्स होगा। क्लियर है सबको? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक शिफ्टिंग एंड स्प्लाइसिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। शिफ्टिंग एंड स्प्लाइसिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। Shifting and splicing of index number. Next topic. अब देखो शिफ्टिंग और स्प्लाइसिंग किस तरह से करेंगे वो समझना कि हम शिफ्टिंग कैसे करेंगे और स्प्लाइसिंग कैसे करेंगे। भाई यदि आपको शिफ्टिंग का मतलब है कि आपको किसी दूसरे बेस पे शिफ्ट करना है, शिफ्टिंग ऑफ इंडेक्स नंबर टू अनदर बेस, शिफ्टिंग ऑफ इंडेक्स टू अनदर बेस is called shifting of index number. Shifting of index number. भाई एक इंडेक्स तो आपका एक बेस पर इंडेक्स गिवन, अब आपको दूसरे बेस पर चेंज करना है उसका बेस, तो उसको हम शिफ्टिंग ऑफ इंडेक्स बोलेंगे। भाई ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स और उसको आपने शिफ्ट करा। सपोज कोई एग्जांपल के मैं समझाता हूँ। जैसे आपको डाटा गिवन है ईयर और ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स, ये गिवन है आपको 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 सपोज। अब मुझे बेस ईयर अभी 100 है, इसका 110, 120, सब 132, 145 और ये 150 हो गया। अब मुझे इंडेक्स विद बेस 1993 करना, मुझे बेस 1993 करना भैया।
मुझे शिफ्ट करना है बेस 1993, तो 1993 पे यदि मुझे बेस शिफ्ट करना है तो मैं इसको लूंगा 100। 1993 पे यदि मुझे बेस शिफ्ट करना है तो मैं 1993 को 100 ले लूंगा। क्लियर है? अब कैसे चेंज होगा ये समझो। 100 डिवाइड बाय 132, बोलते चलो भाई। 100 डिवाइड बाय 132, 100 डिवाइडेड बाय 132 इंटू 100 कितना आ रहा है? 100 डिवाइडेड बाय 132 इंटू 100, 75.75। 110 divided by 132, 110 divided by 132, 83.33। 120 divided by 132, 120 divided by 132, 90.90। 145 divided by 132, 145 divided by 132, बोलिए। 109.48। ये 84 बता रहा है, कोई 48 बता रहा है, भाई दोनों में से एक बताओ। 84। और लास्ट 150 डिवाइडेड बाय 132, 113.64। दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग ऑफ बेस। इसको हम शिफ्टिंग ऑफ बेस बोलते हैं। ये हमारा शिफ्टिंग ऑफ बेस हो गया, शिफ्टिंग ऑफ बेस हो गई। कोई दिक्कत? शिफ्टिंग ऑफ बेस में कोई दिक्कत? नहीं, ऐसे नहीं आएगा। वो सिंपल सा एक के लिए पूछ लेगा बेटा, ऐसा नहीं आएगा। लेकिन हमें पता होना चाहिए, जैसे शिफ्टिंग शिफ्टेड इंडेक्स, यदि मैं इसका फॉर्मूला बोलूं, इक्वल टू इंडेक्स ऑफ करंट ईयर upon index of the year to which is to be shifted, to which it has to be shifted, into 100। ये आपका शिफ्टेड इंडेक्स हो जाएगा भाई। इंडेक्स ऑफ करंट ईयर, भाई जो भी इसका इंडेक्स है, डिवाइडेड बाय जिस ईयर पर शिफ्ट करना है उससे का इंडेक्स इंटू 100। क्लियर है? क्लियर है? अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो आप, स्प्लाइसिंग ऑफ इंडेक्स ईयर। स्प्लाइसिंग ऑफ इंडेक्स लिखिए भाई, स्प्लाइसिंग ऑफ इंडेक्स। इसकी डेफिनेशन लिखो पहले। डेफिनेशन लिखना है स्प्लाइसिंग ऑफ इंडेक्स। स्प्लाइसिंग ऑफ इंडेक्स नंबर, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लिख लीजिए डायरेक्ट। स्प्लाइसिंग ऑफ इंडेक्स नंबर combining two or more index number, combining two or more index number to a index number of common base, combining two or more index number, combining two or more index number to a index number of common base is called splicing। भाई जैसे आपके पास दो इंडेक्स गिवन है, दोनों के इंडेक्स अलग अलग है, उनको कंबाइन करके एक कॉमन इंडेक्स पर चेंज करना, उसको हम बोलेंगे स्प्लाइसिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। दो अलग अलग इंडेक्स नंबर को मिक्स करके एक अलग बेस पर आपको इंडेक्स नंबर बनाना है, तो हम उसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। स्प्लाइसिंग मींस कंबाइनिंग, दो इंडेक्स नंबर को मिला के तीसरा इंडेक्स नंबर बनाना, उसको बोलेंगे हम स्प्लाइसिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। क्लियर है?
क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर है सबको? अब बेटा इस पे प्रॉब्लम मैं आगे कर लूंगा क्योंकि मेरा टाइम हो चुका है। तो कुछ नहीं बचा, बस 5 मिनट का बचा हुआ है। मतलब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये मान लीजिए आप 5 मिनट का बचा हुआ और इसकी एक्सरसाइज करना चालू कर दो बेटा। भाई इसकी जो एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज, वो तो आपकी थ्योरेटिकल है पूरी, तो वो तो आपके बस है ना डायरेक्ट राइट लगाना है और कुछ भी नहीं करना। लेकिन जो आपका एडिशनल एक्सरसाइज है, यस करने पड़ेंगे बेटा, लर्न करने पड़ेंगे फॉर्मूले। और जो एडिशनल एक्सरसाइज है उसमें न्यूमेरिकल है। टाइम सीरीज में आप इसके बाद पढ़ाऊंगा ना तुम्हें, टाइम सीरीज बाद में पढ़ाऊंगा। टाइम सीरीज 2 दिन का है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, बस लास्ट टॉपिक रह गया आपका टाइम सीरीज। इसका इंडेक्स नंबर तक आएगा बस आपका, यहाँ तक टाइम सीरीज नहीं आएगा अभी टेस्ट में। तो आप इसके क्वेश्चंस करना चालू कर दीजिए, बाकी अपन कल करते हैं, ठीक है? कल आपका इंडेक्स नंबर कंप्लीट हो जाएगा, कल इंडेक्स नंबर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चंस करवाऊंगा कल, एडिशनल के क्वेश्चंस करवाऊंगा कल, ठीक है?